हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी के नाम पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उससे कॉन्सेप्ट को समझा था। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं। देखो ये सारी चीजें मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूं आपको, जिससे कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो जल्दी से आपको आइडिया हो जाए कि ये चीजें आपने यहां तक कवर कर ली। ठीक है, तो आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपने पढ़ लिया है। तो हम जो आगे चीजें पढ़ेंगे वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आगे की चीजें होंगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वहां तक कवर हो गई। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर डेडिकेटेड होगा वो होगा इससे आगे की थ्योरी जो बोलती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि हमने किस तरह से चीजें पढ़नी है और कहां तक हमारी हो गई है। अगर मैं बात करूं बॉन्ड थ्योरीज की, बॉन्डिंग थ्योरीज के बारे में, बॉन्डिंग किस तरह से होती है, अगर बॉन्डिंग थ्योरीज के बारे में डिस्कशन किया जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं हम वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये आपने कवर कर लिया है, समझ लिया आपने इसको हर चीज, इसकी लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस, पोस्टुलेट्स और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस और साथ ही साथ क्वेश्चंस को किस तरह से हम हैंडल करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपने देख लिया है। अब इसके बारे में आगे आता है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, वो क्या होती है उसके बारे में आपने नहीं देखा। ठीक है, उसके बाद में होता है एलएफटी, थोड़ा ये एडवांस सीएफटी भी बोलते हैं इसको, या फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर है क्या? ओके, हम अगर इससे पहले भी अब आपने जो चीज पढ़ी वो वर्नर थ्योरी है, मैं इसको इधर कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बाकी आप इसको भी मान के चलेंगे। वर्नर्स की इसमें थ्योरी होती है, उसको आपने रीड कर लिया, समझ लिया, उसकी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपने हाइब्रिडाइजेशन, पोस्टुलेट्स सब चीजें देख ली है। ठीक है, एक्चुअली जो वर्नर थ्योरी थी उसमें कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से हमें वीबीटी के ऊपर आना पड़ा, वीबीटी के बारे में देखना पड़ा। ठीक है, वीबीटी, इसके पोस्टुलेट्स, इसकी कमियां और सब चीजों को मिला के इसकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, इसके कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनको हम आगे सॉल्व नहीं कर पाए और हमें सीएफटी की तरफ मूव करना पड़ा। देखो आपने बहुत जगह पे देखा होगा, पीरियडिक टेबल में भी देखा होगा कि अगर आप हिस्ट्री देखोगे किसी भी चीज की, पहले एक थ्योरी आती है, वो कुछ चीजों को तो सही कर देती है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, लिमिटेशंस होती है, जिसकी वजह से हमें उस थ्योरी को रिजेक्ट करना पड़ता है और आगे की थ्योरी पे जाना पड़ता है। ठीक है, आपने इसी के बेस पे इसमें भी बहुत सारी चीजें देखी। देखो एक्चुअली जो सबसे पहली बात और सबसे बेसिक बात जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है वो क्या है, वो इस चीज के बारे में बताती है कि अगर आपके पास में कोई मेटल है, मेटल के साथ में अगर साथ साथ वहां पर एक लिगेंड भी है, ऑब्वियसली इसी तरह से देखा था हमने, वहां पर देखा था कि जो मेटल और लिगेंड होता है उसके बीच में ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग मतलब कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग, और कोवेलेंट टाइप का भी स्पेसिफिक पार्ट हमने बोला था कि वहां पर एक कोऑर्डिनेट टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि लिगेंड के पास में लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इसके साथ में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और एक साइडेड, वन साइडेड होती है, ये वन साइडेड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। उसकी वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का स्पेशल टाइप है, जहां पर हम इसको देखते हैं कि यहां पर ये चीज मेटल को लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मेटल को लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वैसे देखा जाए तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। ठीक है, तो इसको हम कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल देते हैं, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देता है इसको अपने इलेक्ट्रॉन, और ये अपने लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को मेटल अपने ऑर्बिटल के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग करके, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करके उसको अपने पास में ले लेता है। इतनी बात आपने समझ ली थी, कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक तो मान गए थे सब चीजों को। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेटल के रिगार्डिंग, वो मेटल के रिगार्डिंग ये थी कि अगर आप इसको कहते हो सर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और आपने इसमें देख भी लिया था कि जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स वगैरह होंगे और ये यहाँ पर अच्छी बॉन्डिंग बना देगा। और बॉन्डिंग बनाने के बाद में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थ्योरी के बेस पे हमने बहुत सारी चीजें सॉल्व करके भी देखी, वो सब चीजें भी सॉल्व होती चली गई।
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम मेटल के बारे में बात करते हैं, आज भी अगर हम मेटल के बारे में देखते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, तो मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन को, ये तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेटल तो वो होते हैं जनरली जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखे। तो फिर यहां पर इसी चीज को हम पचा नहीं पाए और वीबीटी की यही बात हमें बहुत दुख दी। इसने यही बोला कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन हमें क्या पता है कि मेटल तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होनी चाहिए इसकी। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर तो अलग चीजें हो गई। ठीक है, तो इसी के बेस पे कि मेटल जो है डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, यहां पर ये एक्सेप्ट कर रहा है, और इसके बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे जिसके बेस पे केवल ये कहा गया कि ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, ओवरलैपिंग करता है। मतलब ये तो ऐसा था जो दुनिया को अपने इलेक्ट्रॉन बांटता रहता था, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, सारे इलेक्ट्रॉन ले लो। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हुआ, इस बॉन्डिंग थ्योरी में ऐसा क्या हो गया कि यहां पर ये कहने लगा कि इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू कर दिया, इसने वन साइडेड पेयर। और ये भी देखो मजे की बात ये है, ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है और वहां पर भी वन साइडेड शेयरिंग हो रही है, वन साइडेड शेयरिंग हो रही है। और यही बात वीबीडी की हमें पची नहीं और उसी वजह से हम उससे आगे जाने लगे। दूसरी बात क्या थी कि ये जो थ्योरी थी ये पूरी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड है। अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आइडिया है तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे, कई बार तो उसके बाद भी नहीं होते। ठीक है, आपको एक्सरे वगैरह करने से देखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजों को ये थ्योरी सोल्व नहीं कर पाई, समझा नहीं पाई, और इसी वजह से और इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की वजह से ये थ्योरी फेल हो गई और उसके बाद में हमें जाना पड़ा सीएफटी की तरफ। इसके बाद में हमें जाना पड़ा सीएफटी की तरफ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ। ठीक है, एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड क्यों कहते हैं, क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप जल्दी से इसको नोट करो कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमेशा मेटल और लिगेंड के बीच में वन साइडेड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या फिर मैं कहूं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को शो करती है, जहां पर सारे जो लिगेंड्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करते हैं और मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाने चाहिए। और हमने जो पढ़ा था वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस चीज को कि अगर आप मेटल को, हमने जो चीज समझी है वो केवल इस तरह से कहती है कि मेटल्स तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पर ये एक्सेप्ट क्यों करने लगा। दूसरा, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बता रही है, वो तो पहले से ही उसको पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, तो ही वो चीज कर सकती है। इन बहुत सारी कमियों की वजह से वीबीटी फेल हो गई और हमें सीएफटी की तरफ मूव करना पड़ा। ठीक है, इतना आप जल्दी से अपने वर्ड में लिखो, जल्दी से आपको 1 मिनट का टाइम मैं देता हूं, इसको जल्दी से अपने वर्ड में लिखो और इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। ये थ्योरी फेल हो गई और उसके बाद में आई सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक्चुअली आप इसको, ये जो थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या सीएफटी जिसको हम बोलते हैं, ये देखा जाए तो केमिस्ट्री की थ्योरी है ही नहीं। केमिस्ट्री इसके बारे में बात ही नहीं करती। इस थ्योरी के लिमिटेशंस वगैरह आपको पता चल गई है ना, उसकी वजह से फेल हो गई और फेल होने के बाद में हमें आगे मूव करना पड़ा सीएफटी की तरफ। ठीक है, सीएफटी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, पहले आप इनके छोटी मोटी जो चीजें हैं ये कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। और देखो इसमें मेन चीज क्या है कि अगर आपको उसके नाम से पता चलेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल के बारे में पता करते हैं। और क्रिस्टल के बारे में हम कहां पढ़ा करते थे, आपने 12th में ही पढ़ा होगा। क्रिस्टल्स वगैरह के बारे में जब पढ़ते हैं हम तो सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की ये थ्योरी है। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं है। हम यहां तक अपनी हिम्मत हार चुके थे, जो चीजें हमें आती थी उसके बेस पे हम ये कहते थे कि ये तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें, लेकिन वो चीज आगे जाकर फेल हो गई और हमें फिजिक्स की हेल्प मांगनी पड़ी। अरे बाबा
तुम ही बताओ इस थ्योरी को मैं, इस चीज को मैं कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, क्या करूं मैं ऐसा जो मुझे ये जो कॉम्प्लेक्स बन के आ रहे हैं इनके बारे में मुझे आइडिया हो जाए, इनके बारे में मैं चीजों को समझ जाऊं। तो इस बाबा ने कहा ये जो थ्योरी है ये आप सॉलिड स्टेट से रिलेट करिए। और वहां पर उसने क्या बोला, पहली तो चीज उसने यही बोली कि आप जो यहां पर ये काम कर रहे हैं, नोट कंसिडर any type of covalent bonding, any type of covalent bonding के बारे में तो आप बात ही मत करो। कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब क्या कि ये वन साइडेड शेयरिंग कर रहे हैं ना, ऐसी कोई बात होती ही नहीं इसके अंदर। तो फिर क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसने जो सॉलिड स्टेट की थ्योरी दी, फिजिक्स में जो थ्योरी दी, फिजिक्स में आपने चीज देखी होगी कि अगर आप NaCl का क्रिस्टल बनाते हो तो उसके अंदर Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। मतलब Na जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर रहा है, मतलब मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो लिगेंड्स हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, जनरली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना। इस तरह से इसने बताया। और इसने बोला कि जब कभी भी आप मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग कराते हो तो आप हमेशा उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग को नहीं मान के चलोगे, तो क्या मान के चलोगे, हमेशा उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर करोगे। पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है, पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, मेटल भी एक पॉइंट चार्ज है और लिगेंड भी एक पॉइंट चार्ज है, इसको बिल्कुल पॉइंट कंसीडर कर देना है, ठीक है। यहां पर जैसे मेटल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके लिगेंड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस तरह से हमें इसको समझना है। अब आगे जो दुनिया चलेगी वो हमेशा इसी के बारे में बात करेगी। M पॉजिटिव ये पॉइंट चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों क्या है, अनलाइक चार्ज, तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ आया आपको, पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करेगा। दोनों बातें क्लियर हुई। जल्दी से एक बार इसको नोट करो, आगे मुझे चीजें बतानी है आपको बहुत। यहां तक चीजें समझ आई। इसने पॉइंट चार्ज बोला और वहां पर भी M पॉजिटिव आ गया और L माइनस आ गया, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करेगा क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है। लेकिन उसने ये भी तो बोला कि अगर आप लिगेंड को मान के चल रहे हो नेगेटिवली चार्ज, लेकिन लिगेंड तो न्यूट्रल चार्ज भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, उनका कोई चार्ज ही नहीं होता, तब उस लिगेंड को हम क्या मान के चलेंगे। तो इसने बोला चलो ठीक है, तो इसको ये मान लेना, लेकिन उसी के साथ साथ अगर लिगेंड न्यूट्रल है, अगर लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है, तो उसको वहां पर आयन डायपोल मानना है, या फिर आप कह सकते हो उसको डायपोल मान के चलोगे। क्लियर है क्या इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो इसने बोला कि आप अगर लिगेंड न्यूट्रल आ जाए तो उसको डायपोल मानोगे, और यहां पर M पॉजिटिव होगा जो एक आयन है, और यहां पर अगर लिगेंड नेगेटिव चार्ज है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर न्यूट्रल आ गया तो न्यूट्रल आने पर क्या होगा, देखिए इधर M पॉजिटिव और यहां पर एक डायपोल मान के चलेंगे, अगर इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह से उसके बीच में होना चाहिए। तो ओवरऑल इसने क्या बात करी, इसने हमेशा ये बात करी कभी भी आप कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं मान के चलेंगे, जब भी CFT की बारी आएगी तो वहां पर आप हमेशा आयनिक बॉन्डिंग ही मान के चलेंगे। आयंस बन रहे हैं और वो पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आके अट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट्स ऑल। नेगेटिव है तो रिपेल हो जाएंगे, बस इतनी सी बातें इसने बोली। इतनी ज्यादा जबरदस्त ये बातें थी, इसकी पोस्टुलेट के अंदर कवर करी गई, और आप इससे देखोगे जो लिमिटेशंस थी VBT की वो जनरली CFT सॉल्व कर देती है, ठीक है। इतना नोट करो। और एक टाइम ऐसा आया जब ये थ्योरी भी फेल हो गई और हमें जाना पड़ा आगे लीगेंड फील्ड थ्योरी के बारे में। लीगेंड, इसको एडवांस CFT भी बोलते हैं, लीगेंड फील्ड थ्योरी के पास।
और इस थ्योरी से हमने पूछा कि बताओ ये सारी चीजें जो चल रही हैं ये किस बेस पे है, सच क्या है, सच का मुझे बताओ। तो इसने सच बताया कि जब आप इसके बीच में बॉन्डिंग करा रहे हो तो ये तो बोलता है कि ये आयनिक होती है और ये कहता है कोवेलेंट होती है, और इसने इन दोनों के बीच की कोई बात बोली और इसने कहा कि देखो जब कभी भी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव तो मान के चलो, जब पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तुरंत अट्रैक्ट करेंगे। इसी के साथ साथ उसने ये भी बोला कि जब इसके साथ में आएंगे तो इनके बीच में ऐसा कुछ ओवरलैपिंग भी होगी, दोनों टाइप की बॉन्डिंग होगी। इसने बोला आयनिक भी बॉन्डिंग होगी और साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग भी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले लेने वाले हैं CFT को, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे जैसे हमने VBD के बारे में करी है। ठीक है, आपने जल्दी से इसको नोट कर लेना है और उसके बाद में हेडिंग डालना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखा, चलिए हेडिंग डालिए CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसी की हम पोस्टुलेट्स लिखेंगे। पहले तो क्या क्या चीजें इसके बारे में बोली गई थी, क्या क्या चीजें इसके बारे में पढ़नी है, क्या पोस्टुलेट्स इसके बारे में कही गई हैं। चलिए देखिए इधर सबसे पहले हम लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, और इसने क्या क्या चीजें बोली। सबसे पहले आप इसके लिखिए पोस्टुलेट्स। कहां से आई है थ्योरी, ये क्या केमिस्ट्री की थ्योरी है? नहीं, दिस इज ओनली बेस्ड अपॉन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो इसी को लिखिए आप, दिस थ्योरी is based upon solid state physics फिजिक्स की ये थ्योरी है, इसके बारे में इसने बात करी। ठीक है, दूसरी इसने बात बोली कि जब कभी भी मेटल और लीगेंड्स पास आते हैं तो उसके बाद में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग के नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इसने बोला no overlapping take place किस के बीच takes place between metal and ligand के बीच में कोई गुलू नहीं होता है। उसी के साथ साथ उसने बोला अगर आप इस तरह से ये ओवरलैपिंग नहीं होगी तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के नाम की कोई चीज ही नहीं होती। नो कोवेलेंट बॉन्डिंग टेक प्लेस, कोवेलेंट बॉन्डिंग डज नॉट टेक प्लेस, किसी तरह से इसमें काम नहीं करती है। ठीक है, कहां पर? जब इसका फॉर्मेशन होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्लियर? ओके, ठीक है, चलो ये बातें चलती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कहा क्या है इन्होंने, इसने बोला कि जब भी आप मेटल और लिगेंड को लेके चलोगे तो उसको हमेशा पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना, छोटा सा पॉइंट, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, जो मर्जी कुछ भी हो। ये बोला इसने। ठीक है, मेटल्स एंड ligands are considered as क्या? पॉइंट चार्जेस। ओहो, और जब ये पॉइंट चार्जेस हैं तो वहां पर अगर लिगेंड है तो उसको क्या मानना है? M पॉजिटिव। मेटल को कैटायन मानना है, लिगेंड को नेगेटिव मानना है। लेकिन अगर कोई लिगेंड न्यूट्रल है तो उसको हम क्या मानेंगे? वो भी इसने बोला, यस, if any neutral ligand is there, तो that is considered as क्या? डाइपोल। उसको हमें क्या मानना है? डाइपोल मानना है। तो इसका मतलब क्या? M पॉजिटिव और इसी के साथ साथ एक डाइपोल मानना है, यहाँ पर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इस तरह से इसको मान के चलना है। ये क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड है और ये क्या है? एक नॉर्मल लिगेंड है, जिसको हमें पॉइंट चार्जेस की तरह से काम करना है। और इनके बीच में जो अट्रैक्शन काम करेगा वो कौन सा होगा?
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इनके बीच में काम करेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करेगा। इतनी बातें समझ आई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थी, इनको आप नंबरिंग दे दीजिएगा, इनको नंबरिंग दे दीजिएगा। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है वो ये लास्ट की 3 है, लास्ट की 3 इंपॉर्टेंट, ध्यान रख के चलना, हमेशा समझ के चलना। जब भी मेटल और लिगेंड आएंगे तो वो हमेशा पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। तीसरी चीज, मेटल और लिगेंड इस तरह से दिखेंगे, और अगर लिगेंड कोई न्यूट्रल है तो वहां पर मैं उसको आयन डायपोल की तरह से ट्रीट करूंगा। ठीक है, समझ आएगी बातें? जल्दी से नोट करो। चलिए, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आपको पता चला कि यहां पर तो सर 2 तरह के चार्जेस बन रहे हैं, एक तो है पॉजिटिव वाला जो मेटल लेगा, और दूसरा है नेगेटिव वाला जो दूसरा है लिगेंड के पास में। ये दो चीज आपने देखी। देखो आपने क्या देखा, एक तो मेटल था और एक लिगेंड है। सर ये दो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस बने हैं। तो अगर आप नॉर्मल सॉलिड स्टेट में जाते हो तो सॉलिड स्टेट में आप क्या देखते हो, अगर आप सॉलिड स्टेट के अंदर देखो तो एक नॉर्मल सा रॉक सॉल्ट का अगर आप एग्जांपल देखें जिसको हम बोलेंगे NaCl, तो यहां पर इसको देखो क्या, ये 2 तरीके से टूट रहता है और यहां पर आयन बनते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बहुत आसान है, आपको पता है। तो जब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, और यहां पर भी तो सर ऐसे ही हो रहा है, मेटल पॉजिटिव है और लिगेंड नेगेटिव है, यहां पर भी तो ऐसी चीज। तो इन दोनों में क्या अलग, ये तो दोनों सेम सी बात हुई। क्या अलग बोल दिया सर? कुछ भी नहीं बोला, सेम ही तो बात बोली। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा। फिर इधर देखो, जब आप सॉलिड स्टेट के अंदर अगर आप नॉर्मल देखते हो Na+ और Cl नेगेटिव के अंदर, वहां पर एक चार्ज है पॉजिटिव वाला और एक चार्ज है नेगेटिव वाला। यहां पर दोनों चार्ज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों आते हैं, दोनों आएंगे तो क्या होता है, अट्रैक्शन फील होता है, अट्रैक्शन बनता है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये भी आता है, ये भी आता है, अट्रैक्शन होता है, सही बात है। लेकिन बोथ मूव्स, दोनों मूव करते हैं, दोनों मूव करते हैं, साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब आप CFT के पॉइंट चार्जेस के बारे में देखते हो, CFT के जो पॉइंट चार्जेस हैं वो M पॉजिटिव है और L नेगेटिव लिगेंड है ना, ये 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इस पे आप CFT को कैसे इन दोनों से अलग करोगे, आइए चलो मैं बताता हूं। देखो, जब कभी भी आपको CFT के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपने VBD के अंदर देखे, कोई भी किसी तरह का कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पर आपको मान के चलना है कि जो मेटल मेरा है उसको मैं बिल्कुल बीच में मान के चलूंगी, ये हिलेगा नहीं। इट इज फिक्स्ड एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन, ये फिक्स्ड रहेगा एट पोजीशन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर ये बिल्कुल फिक्स रहता है। ये मेटल का जो कैटायन है ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। यहां पर क्या है, ये भी हिल रहा है और ये भी हिलता है। जब आप इसको, मैं इसको एनालाइज कराऊंगा आपको, इसको और ज्यादा विजुअलाइज कराऊंगा, यहां पर आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, जैसे ही अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है तो होगा क्या, मेटल के चारों तरफ लिगेंड आते हैं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऐसा ही तो होता है। लेकिन जो CFT कहती है वो ये कहती है कि जो मेटल है वो एक जगह पे फिक्स रहेगा, जो लिगेंड है वो अलग अलग डायरेक्शन से आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। ये सोचो, इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत दूर से ये आ रहा है, यहां पर ये लिगेंड आ रहा है, यहां पर ये आ रहा है, इधर से ये भी आ रहा है, और बहुत ही दूर से ये आ रहे हैं। अगर आप इस तरह से इसको देखो तो यहां पर जब ये लिगेंड दूर से आएंगे और मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने बन के आएगा पॉइंट चार्जेस के अकॉर्डिंग, उसको आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लिगेंड चलेंगे,
मेटल वहां से नहीं चलेगा। इतनी बातें आपको समझ आई। अब जो सीएफटी में कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उस पे कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं, किस किस चीजों पे वो डिपेंड करता है? सबसे पहली तो बात है लिगेंड पे। लिगेंड वो दूर दूर से चल के आना चाहिए, है ना। जितने नंबर ऑफ लिगेंड आएंगे उतना ज्यादा हम बता सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या फिर वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसी के साथ साथ देखो, पहला तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने आ रहे हैं, दूसरा उसकी सिमेट्री कैसे, उसी सिमेट्री कैसे। अगर आपको चीजें पता चल गई तो आप इनके बारे में और भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। पहले आप जल्दी से इतनी चीज लिखिए कि जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें ये जो पोजीशन होती है ये दोनों के दोनों मूव करते हैं, कोई भी फिक्स नहीं होती। लेकिन जब हम सीएफटी के बारे में बात करते हैं तो ये जो पॉइंट चार्जेस है, जो लिगेंड नेगेटिव चार्ज होल्ड कर रहा है, जब वो यहां से आता है तो जो मेटल है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, वो केवल लिगेंड्स ही मूव करते हैं। क्लियर है क्या? नोट करो। ये बातें आपको समझ आ गई, आपने लिख ली। चलिए अब इसके आगे की चीजों को देखते हैं कि जो सीएफटी में कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। दो मैंने आपको चीजें बताई। पहली तो चीज है कि आपको अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड्स कहां से आ रहे हैं। ये अगर दो चीजें आपको पता है, देखो मैंने क्या क्या बोला। अगर आप देखो जरा देखो, अगर आपको सीएफटी में कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मेटल तो फिक्स है, मेटल तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। आप बोल रहे मैं मेटल हूं, मेरा मुंडी को समझ लो मैं मेटल हूं, ठीक, अब हिल नहीं रही। अब जो लिगेंड है वो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी, कहीं से भी आ रहा है, लिगेंड कहीं से भी, लेकिन मेटल एक जगह पे ही स्टेबल है। अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर आपको दो चीजें पता चलेंगी। आपको पहला पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स अप्रोचिंग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कितने आएंगे, कितने आएंगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको दूसरी चीज भी पता होनी चाहिए, कहां से आएंगे। अगर आपको उसको पता है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए उसकी सिमेट्री ऑफ अप्रोच, सिमेट्री ऑफ अप्रोच, वो आ कहां से रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। दोनों चीजें आपको क्लियर रहेगी। लीगेंड हिलेगा, मेटल नहीं हिलेगा, इतनी बात समझ। दूसरी बात, मेटल और लीगेंड को हमेशा हम पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही काम करेगा। इतनी बातें क्लियर है? ओके। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं, मेटल की तरफ आ रहे हैं, तो यहां से कौन सी तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं? आपको पता है कि यहां पर बनता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर यहां ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनता है तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनता है उसके बारे में चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस है उसमें आते हैं 6 लिगेंड, या फिर कह सकते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इतनी बातें आपको समझ आती हैं? वेरी गुड। इसमें अब सबसे पहले काम क्या है कि मेटल हमारा फिक्स है, एक ही जगह पे हिल नहीं रहा, और जनरली हम उसको मान के चलेंगे कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इतनी बातें आपको क्लियर है? इस जहां पर भी हैं आप, वहां पर मैं आपको इसको समझाऊंगा कि उस जगह पर कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए, नेक्स्ट इसको लिख लीजिए जल्दी से, और हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसके बारे में देखना है, इसके बारे में पता करेंगे, और इन कॉम्प्लेक्सेस को मैं आपको बना के दिखाऊंगा। देखो आपने यहां तक सीएफटी की पोस्टुलेट्स वगैरह समझ ली है, किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से हम उसके बाद में पीछे मान के चलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है। और अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो वहां पर मेटल तो नहीं लेगा, जो लिगेंड है बस वो ही अटैक करेंगे, वो ही दूर से इंफिनिटी से कहीं भी आएंगे, और आपको उस तरह से देखना है कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है? सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं
वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जैसे s वाला होता है, s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल को अगर आप इसकी शेप देखोगे तो किस तरह से है, ये देखो बिल्कुल स्फेरिकल शेप होती है, इस तरह से नॉर्मल होती है। क्लियर, इतनी बात आपको पता है। ओके, अगर आप p ऑर्बिटल्स को देखोगे तो p ऑर्बिटल्स कितने टाइप के हैं, p ऑर्बिटल्स अगर आप देखोगे इधर x एक्सिस है तो ये क्या है, px है ना। अगर आप इसी तरह देखोगे ये x और ये y तो यहां पर क्या आएगा, py, तो ये px टाइप का होगा, ये py टाइप का होगा। और इसी तरह से अगर आप यहां पर z एक्सिस डालोगे तो यहां पर आपको मिलेगा pz टाइप का। इतनी बात आपको पता है। ये होता है स्फेरिकल और ये होता है डम्बल शेप। ठीक है, डम्बल शेप, ये आपको बातें पहले से क्लियर है, आते हैं अब इधर आइए। अगर आप डी ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे तो जो डी ऑर्बिटल है वो किस तरह का होगा, डबल शेप होगा। जैसे ऐसा इधर है, ऐसे ये होता है, इधर भी होता है, उसमें एक 4 लोब्स होती हैं, 4 लोब से मिलकर बनता है डी ऑर्बिटल। और ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। लेकिन जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्पेशली 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहले ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल वे होते हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। मतलब क्या, बिटवीन द एक्सिस कैसे, इधर देखो सर, इधर देखिए इस तरह से बिटवीन द एक्सिस, अगर एक्सिस होगी तो इसके बिल्कुल बीच में बनेंगे। और दूसरे होते हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं। अगर आप x और y 2 एक्सिस आपके पास में है तो यहां पर जो एक्सिस के बिल्कुल इसके ऊपर बन के आएगा, ऐसे यहां पर एक लोब बनी और इसके साथ में इधर भी बन गई। तो कितने लोब बन गई, 4 लोब बन गई। तो इसको हम बोलते हैं dx स्क्वायर y स्क्वायर, dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये वाला होता है अलोंग द एक्सिस, अलोंग एक्सिस के अलोंग बनता है। और अगर आप ये z वाला देखोगे, अगर ये z एक्सिस तो इसको बोलेंगे हम इस तरह से। और ये स्पेसिफिक ज्योमेट्री का होता है, कहां से आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम क्वांटम से लेते हैं उसकी वजह से इसकी जो शेप होती है यहां पर डिस्क टाइप की बन जाती है और हम इसको बोलते हैं dz स्क्वायर। ये आपको पता है एक्चुअली पहले dz स्क्वायर नहीं होता, पहले dx y स्क्वायर z स्क्वायर dz स्क्वायर और x स्क्वायर, जो लास्ट के मैंने 2 बोले, इसके अलावा वे सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके dz स्क्वायर टाइप का एक ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें क्लियर है, बोलिए इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर है क्या, तसल्ली से बताइए, क्लियर है, पक्का, ओके। चलो अब इसके आगे की चीजें देखते हैं जो है बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस कैसे, अब देखो अगर x और y ये वाला है और y और z ये वाले एक्सिस हैं और ये वाला क्या होगा, z और x वाला एक्सिस है, तो इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर होगा, आप ऐसे मान के चलो इसके ऊपर इधर और इस बोर्ड के पीछे, इसका मतलब कौन सा होगा, वो y वाला होगा। इसमें देखो, इसमें क्या y और z वाला है तो क्या होगा, यहां पर वो बिल्कुल आसे वो होगा x वाला होगा, क्लियर। और इसमें देखोगे तो यहां पर z वाला होगा, बोर्ड के इधर और बोर्ड के उस तरफ। इतनी बातें आपको क्लियर है, ओके। जो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, जो एक्सिस है इनके बिल्कुल बीच में होंगे, ऐसे बन रहे होंगे। तो आपको इस तरह से 2 चीजों का ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको ऑर्बिटल्स पूछे हो, डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स किस तरह से हैं जी, अगर आपको ये बताना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो बताने होंगे 2 तरह से, पहला है बिटवीन द एक्सिस, दूसरा है अलोंग द एक्सिस। जो अलोंग द एक्सिस होते हैं वो होते हैं dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। और बिटवीन द एक्सिस वाले कौन से होंगे, ये किस किस के बीच में है, x और z के, तो dzx या फिर xz भी बोल सकते हो, ठीक है, zx बोलोगे तो बहुत अच्छा, ठीक है। इधर देखो dyz, ठीक है, इसको देखो dxy, इस तरह से इनके नाम होते हैं। और देखा जाए तो यहां पर आप बोल सकते हो, यहां पर इस तरह से, यहां पर z एक्सिस है, इसी तरह से इसमें आप यहां पे बना सकते हो, यहां पर ये बना सकते हो, वो होता है एक्चुअली इन दोनों के परपेंडिकुलर ही है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई, इतनी बातें आपको क्लियर हुई, ओके। अब चलिए मैं इनको इधर विजुअलाइज कराता हूं, आपको दिखाता हूं कि कैसे बन रहे हैं, यहां पर कैसे है, ठीक है। चलिए इधर अगर मैं सबसे पहला ऑर्बिटल की बात करूं, dxy ऑर्बिटल किस तरह से बना हुआ है, अगर आप x एक्सिस ऐसे डाल देते हो और y एक्सिस को ऐसे डाल देते हो, ठीक है,
तो x ये है और y ये है। अगर इन दोनों के बीच में मुझे देखना होगा, तो अगर आप जिस भी रूम में बैठे होंगे, जहां पर भी बैठे होंगे, तो आप कहीं ना कहीं क्यूब के अंदर ही बैठे होंगे, क्यूब ही होगा। और अगर आप बिल्कुल बीच में रखो कि ये जो पॉइंट है वो बीच में है मेरे वाला, ठीक है, और इसको ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, क्लियर। तो ऑब्वियसली z ऐसे होगा, z तो ऐसे होगा जैसा मेरा और आपका ऐसा होगा। तो इसी तरह देखिए आप x और y के बीच में खींचना है, ठीक है। तो आप देखो x ये वाला है, इसके इधर इस तरह ये वाला और इसके इधर, कट कहां करेगा, एज के सेंटर पर। ध्यान रख दीजिए दोबारा से, अगर आप इसको बनाओगे तो देखिए ये x ऐसे गया बिल्कुल बीच में, ये ऐसा, और ये इधर और ये इधर, समझ आया। तो ये जो होते हैं ये कहां पर कट करते हैं, ये हमेशा एज के सेंटर पर कट करते हैं। आप कहीं भी क्यूब में होंगे, किसी भी कमरे के अंदर होंगे, तो आप इसको आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये अलोंग द रेस्पेक्टिव एक्सिस के होंगे ना, जैसे ये x और y था, अब हमें देखना क्या है, y और z। तो y कौन सा था, ये, और z कौन सा है, ये। अब बनेंगे जो ऑर्बिटल वो कुछ इस तरह से होंगे, इस तरह से, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, ये आपको तीनों चीजें विजुअलाइज करनी है। और ध्यान रखना ये है कि जो कट करते हैं ये कहां पर आते हैं, एक्सिस के सेंटर, एजिस के सेंटर पर ये कट करते हैं, क्लियर। ओके, अब आते हैं अलोंग द एक्सिस वाले पे। अलोंग द एक्सिस वाले पे ये कैसे हैं, देखिए आप डालिए x एक्सिस, डल गया, ऊपर से डालो y एक्सिस, डल गया जी। ओके, इसी एक्सिस पे ही बनाना है। अब तक तो क्या बिटवीन द एक्सिस इनके बीच में बना, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इनके बीच में मैं बना रहा था। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसी एक्सिस पे बनाना है। ये एक्सिस ऐसे था, ये एक्सिस ऐसे था, इसी के ऊपर बनाना है। ये बनाया मैंने, एक लोग, दो लोग और एक लोग बनाए, दो लोग ऐसे बनाएंगे, समझ आया। तो अगर आप ऐसे बनाओगे, ऐसे चीजों को समझोगे, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, यहां पर आपको विजुअलाइजेशन आपको आना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखोगे कि जो ऑर्बिटल है मेटल के, डी के जो ऑर्बिटल है अलोंग द एक्सिस वाले, वो कहां पे मिल रहे हैं, ये जो मिल रहे हैं, आप इनको देखो, ये डी वाले को देखना, देखो x और y, अब मैं बना रहा हूं x स्क्वायर y स्क्वायर, देखो दो लोब ऐसे बन गई और दो लोब ऐसे बन गई, ऐसे ऐसे, समझ आया। तो ये कहां कट करेंगे, आप जहां भी बैठे होंगे बिल्कुल ऊपर उठा के देखोगे तो सेंटर पे, फेस का जो सेंटर होगा, जिस भी कमरे में के अंदर होंगे आप, तो उसका फेस होगा उसके सेंटर पे टच करेंगे, और इसी तरह से उस क्यूब के अंदर फेस के नीचे वाले उसके सेंटर पे टच करेंगे, ठीक है। अगर आपको इतनी बातें समझ आती हैं तो बहुत अच्छा, आप इसको विजुअलाइज कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा। अगर आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हो अभी, तो आप कुछ टेंशन नहीं लेनी है। पहली बात, आपको अगर समझ आता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आता तो दोबारा से एक बार रिमाइंड करके देखो इस वीडियो को, वहां से आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आपको ये जो चीजें विजुअलाइज करनी है, ये हमेशा क्यूब के अंदर करनी है। जैसे आप किसी भी कमरे के अंदर बैठा होगा, ऐसा क्यूब कंसीडर कर सकते, ठीक है। अगर आपको इतना समझ नहीं आता तो आप ये चीज समझ सकते हो, क्योंकि ये 3D की चीजें हैं, विजुअलाइज कराने की चीजें हैं, ठीक है। अगर बिटवीन द एक्सिस है तो कहां पर कट करेगी, जो इसकी लॉब्स होंगे कहां कट करेंगे, लॉब्स कट एट एज सेंटर, एज के सेंटर पे कट कर दिया। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। अलोंग द एक्सिस में क्या करेंगे, जो लॉब्स हैं वो कहां कट करती हैं, लॉब्स कट एट, लॉब्स कट एट, नो कट मतलब वहां पे वो मिलती है, कहां पर, फेस सेंटर, फेस सेंटर। इतनी बातें आपको क्लियर, इतनी बातें आपको क्लियर, डी ऑर्बिटल के बारे में इतनी बातें क्लियर है। ओके, तो जल्दी से आप इसको नोट करो, डी ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतनी बातें तो बिल्कुल क्लियर होनी ही चाहिए। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। डी ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, दो तरह के होते हैं, बिटवीन द एक्सिस वाले होते हैं, अलोंग द एक्सिस वाले होते हैं। अलोंग द एक्सिस में दो आते हैं, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इधर dxy dyz एंड dz। अगर इतनी बातें आपको पता है तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए अब हम इसके आगे की चीजें देखते हैं कि जो आपने डी ऑर्बिटल बता दिया सब ठीक है, डी ऑर्बिटल तो आपने इसके नॉलेज के लिए बताया इसको बनाने से पहले, लेकिन यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। और ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्सेस हैं तो वो किस तरह से बन रहा होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसको हम देख रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के थ्रू।
सॉलिड सिर्फ फिजिक्स की थ्योरी ले रही है यहाँ पर, तो उसी को हम यूज करेंगे यहाँ पर। और उसी को यूज करते हुए मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने कमरे के अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को बनते हुए देख सकते हो। कैसे? चलिए इधर देखो, अगर आप किसी भी जगह पर खड़े हो, पहली बात तो जो अगर मैंने आपको बताया था, देखो मेटल को एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया गया m पॉजिटिव, और लीगेंड जो है वो इंफिनिटी से आ रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं, पता नहीं कहां से, है ना, और कहां से आ रहे हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन कितने आ रहे हैं और कहां से आएंगे ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। इंफिनिटी से आ रहे हैं, आए जी आओ, और ये भी आइए, तुम भी आइए, ठीक है, ये सब आइए, लेकिन आने कितने हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए? हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स की ही जरूरत है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इनके लिए हमें कितने लिगेंड्स चाहिए? नंबर ऑफ लिगेंड्स पता होना चाहिए और सिमेट्री पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इक्वल टू 6, 6 लिगेंड्स आ गए। क्लियर? ओके। अब आप सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ कीजिए। क्यूब, ये बना क्यूब, ये लो इसका पीछे वाला फेस है, ये वाला जो फेस है इसका पीछे वाला फेस है, और इसके आगे वाला फेस कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपने क्यूब देख लिया। ओके, इसके दोनों फ्रंट्स को मिला दीजिए, ये बन गया जी मेरा। समझ सकते हो? इतनी बातें समझ सकते हो? आपको भी दिख रहा है क्यूब बना हुआ? जल्दी से आप इतनी चीज नोट करिए पहले, ठीक है? फिर मुझे बताना है कि मेटल तो फिक्स है। अब इसको आप समझिए, जिस कमरे में आप बैठे हुए होंगे ये वो कमरा है, और इसका जो सेंटर है, जहां पर इसका सेंटर है, उसको आप मानिए कि वहां पर मेरा जो मेटल है, इसका जो मेटल है, ये जो मेटल मैंने इसको सजाया, इसको बोलिए m पॉजिटिव। ये पॉइंट चार्जेस की तरह है और ये पूरी तरह से शांत बैठा हुआ है, इसको हमें नहीं हिलाना। ये जो है ये तो एक जगह फिक्स रहता है, फिक्स पोजीशन इसकी फिक्स पोजीशन रहती है। लेकिन जो लीगेंड्स हैं, अब वो लीगेंड्स तो आएंगे, और लीगेंड्स हमें देखना क्या होता है कॉम्प्लेक्सेस के लिए। मैंने आपको दो चीजें बताई, कितने आएंगे और कहां से आएंगे। कितने आएंगे आपको पता चल गया, 6 आएंगे। कहां से आएंगे यही तो हमें देखना है, ठीक है, यही तो हमें देखना है। अब इधर देखिए, जो लिगेंड्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे। आप एक चीज का ध्यान रखना, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो लिगेंड्स हमेशा फेस के सेंटर से आते हैं। ये फेस है, इसका सेंटर ये है, यहां से अब लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, यहां से लिगेंड अप्रोच करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर इधर से देखोगे तो ये वाला जो फेस है इसका सेंटर ये है, यहां से लिगेंड अप्रोच करेगा, यहां से लिगेंड। इधर देखो, ये वाला जो है इसका सेंटर ये है, यहां से लिगेंड अप्रोच करेगा। इसके बाद में कितने फेसेस है यहां पर? ऑब्वियसली 6 फेसेस है, तो 6 के 6 लिगेंड वहीं से ही आएंगे, एक इसके सामने से और इसके एक पीछे की तरफ से। तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, इसको मैं इधर से शो करा देता हूं, ठीक है, यहां से और एक सामने से है। तो जो कॉम्प्लेक्स बना, आपको क्या बनता हुआ दिखा? अगर आपको बनता हुआ दिखा तो मजा ही आ जाएगा। ये जो लिगेंड आ रहे हैं इंफिनिटी से आ रहे हैं, और आ रहे हैं सेंट्रल मेटल, जो ये बैठा हुआ, तो ये जो मेटल बैठा हुआ है ये यहां पर बैठा हुआ है, और इसकी तरफ आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं वो आपको मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा। एक बार जल्दी से इसको नोट करो और समझने की कोशिश करो जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जो मेटल है उसको बिल्कुल बीचों बीच मार लेना है। जैसे कि आप किसी भी कमरे के अंदर बैठे होंगे, वहां पर अपने आप को विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि आप उस कमरे के अंदर, आप तो बैठे हुए होंगे ऑब्वियसली, पर बिल्कुल बीचों बीच बैठे हो। तो वहां पर आप मान के चलो कि वहां पर एक सेंट्रल मेटल हेटा हुआ है। क्लियर? ओके। और अगर आप किसी भी कमरे के पास बैठे हो तो आप कितने फेसेस होंगे? एक तो नीचे की तरफ एक छत, एक नीचे एक ग्राउंड, एक ऊपर छत होगा, एक लेफ्ट वाला दरवाजा, और एक राइट की तरफ होगा, और एक इधर की तरफ होगा, और एक उधर की तरफ होगा। तो ऑल आपने देखा कि देखो ये और पीछे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, कितने फेसेस आए? 6 फेसेस उसके अंदर होते हैं। क्यूब के अंदर कितने फेसेस? 6 फेसेस।
हर फेज के सेंटर से एक लिगेंड आ रहे हैं, तो 6 फेज के सेंटर से कितने लिगेंड आएंगे? 6 लिगेंड आएंगे। अगर सारे के सारे लिगेंड, ये इधर से गया, ये लिगेंड इधर से गया, एक छत के ऊपर से आया, एक इधर से आया, और एक सामने से आया, और एक उधर से आया, ऐसे 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 और एक उधर से, तो यहां पर 6 लिगेंड से मिलकर एक बीच में मेटल, एक ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इतनी चीजें आपको समझ आ रही है, तो इसी को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल ही क्यों लेते हैं और उसमें क्यूबिक ही क्यों लेते हैं? देखो, हम इसके अंदर क्रिस्टल जो लिया हमने वो क्यूबिक क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी आप क्यूब के बारे में देखते हो तो क्यूब की जनरली सारी की सारी तो लेंथ बराबर होती है, सब जो एंगल है वो 90 डिग्री है और सब इक्वल है, ठीक है। तीसरी चीज, इसमें अगर आप कोई भी सिमेट्री देखोगे तो सिमेट्री भी इसमें हाईएस्ट मिलती है 23, इसलिए इसको क्रिस्टलोग्राफी में यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी यूज करते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल वो कॉम्प्लेक्स बनता हुआ देखना है, कैसे बन रहा है। अगर आप इसको, मेरी मुंडी को पकड़ लो, मेटल एटम, अब ये हिल नहीं सकता, एक लिगेंड इधर से आ रहा है, एक लिगेंड इधर से आ रहा है, एक लिगेंड ऊपर से आ रहा है, एक लिगेंड नीचे से आ रहा है, और लिगेंड सामने से आ रहा है, और एक लिगेंड पीछे से आ रहा है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो यहां पर आपको दिख रहा है 2 2 और 2 ऐसे आते हुए, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर 6 लिगेंड से मिलकर एक कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उस 6 लिगेंड से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको लिख सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बाय सीएफटी। लीगेंड अप्रोच कहां से कर रहा है? लीगेंड अप्रोचेस फ्रॉम कहां से? फेज सेंटर, फेज के सेंटर से, और मेटल क्या है? सेंटर पर है और फिक्स पोजीशन पे है, वो हिल नहीं रहा है, फिक्स पोजीशन पे, वो नहीं हिलेगा। आपने यहां पर भी देख लिया है ना। और लिगेंड इस तरह से आते हैं, जो बन के आता है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नोट करिए, नोट कीजिए। देखिए, अगर आपको ये विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाता है, आपको समझ आता है कि कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, तो आपके लिए जो सीएफटी है उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और आप इसको देखोगे तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है, वहां से हमें देखना होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर देखना होता है, और सॉलिड स्टेट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा जितना वो फिजिक्स के अंदर होता है। लेकिन वहां से हम कुछ रेफरेंस लेते हैं जिसको हम इधर यूज करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको देखो और नोट करो, कोई डाउट हो तो अलग से लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपने क्लियर कर ली, समझ लिया? ओके, चलिए आज के सेशन के अंदर हमने क्या क्या चीजें सीखी। सबसे पहले मैंने आपको बताया तो बॉन्डिंग थ्योरी होती है, वो जनरली 3 से 4 टाइप की होती है। सबसे पहले आते हैं वर्नर थ्योरी, वो आपने देख चुके हैं। उसके बाद में आपने देखा वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि उसने जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग बताई, उसने जो बॉन्डिंग बताई वो किस बेस से बताई? उसने बोला कि इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की, और अगर ओवरलैपिंग हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, डोनेट करता है, वन साइडेड शेयरिंग करता है। किसको करता है? मेटल को करता है। तो इसी को उसने बोला कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। इसी चीज को आप समझिए। लेकिन हमारे वीबीटी की ये बात गले नहीं उतरी कि उसने ये बोला कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को खाने लगा है, जबकि हम तो ये बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन को बांटता रहता है, दुनिया भर में बांटता रहता है, ले 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 दे ले, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है उसको तो मेटल बोलते हैं। इसी की बेस पे हमारी जो नई थ्योरी आई वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बोला? इसने बोला कि जब कभी भी आप कोवैलेंट बॉन्डिंग ओवरलैपिंग की बातें कर रहे हो, सब बकवास है, धुंधला है, इन सब को आप छोड़ दो
और मेटल और लिगेंड को एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर करो, एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव। और अगर आप इन दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करोगे तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन काम करेगा जो अट्रैक्शन की तरह से काम करेगा, और उसी के बेस पे आप देखोगे जो लिगेंड है नेगेटिव चार्ज भागता हुआ इसकी तरफ आएगा, है ना। इन सब चीजों के बारे में देखा और उसकी पोस्टुलेट्स को आपने कवर कर लिया है। अब आप देखो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं, शॉर्ट रिवीजन भी है, ठीक है। तो अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बनते हुए देखना चाहते हो तो सबसे पहले मेटल को कर दो फिक्स, कर दिया। लिगेंड को इसके फेस सेंटर से लेके आओ, इसके फेस सेंटर से लेके आओ, ऊपर से लेके आओ, नीचे से लेके आओ, इधर से लेके आओ और अपनी तरफ से लेके आओ। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 आपके पास में लिगेंड्स ने मिलकर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लिया है। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इतनी बातें समझ आई? तो यहां तक हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन फिनिश होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। अब हम आगे इसकी स्प्लिटिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।